गुड मॉर्निंग क्लास। वीडियो वर्चुअल क्लासेज में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं प्रेम सिंह पटेल, सामाजिक विज्ञान अध्यापक, राजा शारदा महेश इंटर कॉलेज, रॉबर्ट्सगंज, सोनभद्र। आज हम सभी सामाजिक विज्ञान विषय के पाठ 7 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज हम सब मिल करके इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। इसमें हम क्या क्या सीखेंगे, किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। परिवहन के प्रकार, परिवहन का माध्यम क्या है, राष्ट्रीय जो हमारे भारत देश में जो सड़कों का जाल बिछा हुआ है उन सड़कों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो हमारे संचार व्यवस्था है, संचार के क्या क्या साधन हैं, इन सभी बिंदुओं पर हम आगे विस्तार से चर्चा आपके साथ करेंगे। चूंकि टॉपिक हमारा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, टॉपिक को पहले आप समझिए। ये जो शीर्षक है, शीर्षक से हमारा तात्पर्य है जिस तरह से किसी व्यक्ति की जीवन रेखा, किसी व्यक्ति की जीवन रेखा में जो है क्या जरूरी होता है, किसी जीवन को गति देने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं। प्रमुख रूप से हमको जो है शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध जल की आवश्यकता होती है और पोषित भोजन की आवश्यकता होती है। उसी तरह से किसी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, उसके प्रचार प्रसार करने के लिए हमें जो है परिवहन की जरूरत पड़ती है। परिवहन को आप समझ लीजिए। परिवहन से आशय है कि जब किसी वस्तु या व्यक्तियों को, व्यक्ति या वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की जो प्रक्रिया होती है, वह प्रक्रिया जिस माध्यम से संपादित होती है उसे हम परिवहन कहते हैं। स्पष्ट है। अब आप देखेंगे परिवहन के जो है 3 प्रकार हैं। प्रमुख रूप से परिवहन जो है 3 प्रकारों में विभाजित है, जिसमें स्थल परिवहन आता है, जल परिवहन आता है, वायु परिवहन आता है। आगे हम इन तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप देख लीजिए, स्थल परिवहन में प्रमुख रूप से सड़क है, रेल है और पाइपलाइन है। ये स्थल परिवहन के मूल बिंदु हैं। जल परिवहन में हम चर्चा करेंगे आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य जो जल परिवहन है उसको हम देखेंगे। और जो लास्ट हमारा तीसरा, वायु परिवहन। वायु परिवहन में भी घरेलू वायु परिवहन और बाह्य। ये घरेलू और बाह्य का मतलब, घरेलू का तात्पर्य है कि अपने देश के अंदर ही, अपने देश के अंदर ही जो हवाई सेवाएं दी जाती हैं। जैसे हम वाराणसी से दिल्ली जाना है, दिल्ली से मुंबई जाना है, ये हमारा क्या है, घरेलू वायु सेवा है। और जब हम अंतरराष्ट्रीय वायु परिवहन की बात करते हैं तो इससे तात्पर्य होता है कि एक देश से दूसरे देश, अर्थात भारत देश से यदि हमको अमेरिका जाना है, रूस जाना है, जापान जाना है, तो उसे हम अंतरराष्ट्रीय परिवहन, वायु परिवहन के क्षेत्र में रखते हैं। अब हम विस्तार से जो भी हमने बताया आपको, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन, उन तीनों में हम आपको बताएंगे कि सड़क परिवहन, ये पूरे भारत देश में ये इस तरह की सड़कें हैं। ये 6 तरह की सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं। इसमें जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, ये जो है, ये जो हमारे 4 महानगर हैं, इन चारों महानगरों को ये आपस में जोड़ता है। 4 महानगर कौन कौन से हैं आप जानते हैं। दिल्ली है, कोलकाता है, आपका बंबई है, ठीक है, चेन्नई है। इन चारों महानगरों को कौन जोड़ता है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग इसी का जो है छोटा रूप है, क्योंकि ये 4 महानगरों को जोड़ रहा है, जो ऊपर अभी आपने देखा। राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे राजमार्ग होते हैं जो कि राजधानियों को जोड़ते हैं। एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जो प्रदेश के जो मुख्यालय होते हैं उनको ये राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ने का काम करते हैं। और जब एक राज्य दूसरे राज्यों से सुलभता से जब जुड़ने का काम करते हैं, आप जानते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था, अर्थात कहने का मतलब है जो व्यापार होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपस में अच्छे से संभव हो पाता है।
राजमार्ग क्या हैं? जिला सड़कें, सीमांत सड़कें, अन्य सड़कें। ये सभी, ये जो तमाम आप सड़कों की जो कैटेगरी देख रहे हैं, ये सभी सड़कें जो भारतीय राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसको गति देने में इन सब का जो है पूरा सहयोग मिलता है। जिला सड़कें वे सड़कें होती हैं जैसे तहसीलों से जो रास्ते, जो सड़कें तहसीलों से जिला मुख्यालय की तरफ जाती हैं, जिला मुख्यालय को जोड़ती हैं, ऐसी सड़कों को हम जिला सड़कें का नाम देते हैं। सीमांत सड़कें क्या हैं? सीमांत नाम से ही स्पष्ट है, जहां सीमा का अंत हो, अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमारे देश की जो सीमा है उस सीमा तक जो सड़कें जा रही हैं, यानी वहां से किसी अन्य देश की सीमा शुरू हो जाती है, ऐसी सड़कों को हम सीमांत सड़कें कहते हैं। और ये सड़कें बड़ी संवेदनशील मानी जाती हैं और इसकी जो देख रेख होती है वो जो हमारा सैन्य विभाग है वो करता है। अब सड़क के बाद हम सड़क घनत्व की चर्चा कर लेते हैं। सड़क घनत्व का आशय क्या है? सड़क घनत्व का आशय है एक क्षेत्र विशेष में कितनी सड़कें वहां पर किस मात्रा में, किस सीमा तक सड़कें वहां पर बनाई गई हैं। यदि हम पूरे भारत देश की बात करें, सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो सबसे कम जो सड़क घनत्व हम देखते हैं वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में पाए जाने का एक कारण और भी है, क्योंकि वो जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, मैक्सिमम जो वहां का क्षेत्र है, इस वजह से भी भौगोलिक दशा उसकी जो है उत्तम न होने के कारण वहां पर सड़कें जो बनाना वो बहुत आसान नहीं होता है। इसलिए सबसे कम जो सड़क घनत्व है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। सबसे अधिक सड़क घनत्व कहाँ है? केरल में। केरल में आप और एक चीज जानते हैं कि यहाँ पे साक्षरता दर सबसे अधिक है। भारत में साक्षरता दर, आप सभी को पता भी होगा कि साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है? केरल में। और सबसे अधिक सड़क घनत्व, सड़कों का सबसे घना जाल वो कहाँ पे है? केरल में है। एक फैक्ट आता है कि भारत में लगभग 23 लाख किलोमीटर का सड़क जाल पूरे भारत देश में पाया जाता है। सड़क परिवहन के बाद अब हम आते हैं रेल परिवहन पर। रेल परिवहन में जो पटरियां होती हैं, पटरियों के हिसाब से ही उस पर जो है गाड़ियां चलाई जाती हैं, स्पीड उसी हिसाब से निर्धारित होती है, उसकी जो पटरी होती है। तो भारत में 3 तरह की लाइनें पाई जाती हैं। जो रेल की जो पटरियां होती हैं वो 3 तरीके की पाई जाती हैं। बड़ी लाइन होती है, मीटर गेज है, छोटी लाइन है, और ये सब मीटर में है। जो उनकी जो है चौड़ाई है 1.67 मीटर, 1 मीटर और 0.61 मीटर। बड़ी लाइन पर जो है बड़ी बड़ी ट्रेनें चलती हैं, स्पीड उनकी बहुत अधिक होती है। आप जानते हैं कि भारत में, क्योंकि हम यहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, तो भारत में यात्री ट्रेनों के साथ साथ माल ढुलाई के लिए जो ट्रेनें चलाई जाती हैं, आप जानते हैं उसको माल गाड़ी के नाम से हम लोग संबोधित करते हैं। तो माल गाड़ियों के माध्यम से ही वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। और सबसे जो बड़ी बात है कि भारत का जो व्यापार है वो सबसे अधिक तो किया जाता है समुद्री मार्ग से। भारत का लगभग 95% व्यापार किस माध्यम से होता है? समुद्री मार्ग से, 95%। लेकिन यदि हम समुद्र मार्ग से जो व्यापार हो रहा है उसको छोड़ दें तो मैक्सिमम व्यापार जो यहाँ स्थल मार्ग से हो रहा है वो रेल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। रेल परिवहन से करने का एक कारण और है कि कोई भी, जैसे हम ट्रक से ढुलवाई करवाते हैं, कुछ वस्तुओं की यदि हम ट्रक से भेजते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो उसकी लागत, उसका जो किराया होता है वो काफी अधिक पड़ता है। लेकिन यदि हम उसी वस्तु को, जैसे मान लीजिए कोई सीमेंट फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री से सोनभद्र में तमाम जो है सीमेंट फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, तो एक स्थान डाला है, डाला से यदि हम ट्रेन से सीमेंट की बोरियां लद करके जाती हैं दिल्ली तक, तो उसकी जो लागत आती है वो कम आएगी। यदि वही उतनी ही मात्रा में यदि हम सीमेंट को उस सोनभद्र के डाला से यदि हम दिल्ली भेजते हैं ट्रक के माध्यम से, तो उस
उसमें लागत काफी अधिक आती है। तो एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत का जो व्यापार है जो स्थल मार्ग में है वो सबसे अधिक जो है रेल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। आपको जानकारी होगी कि पहली ट्रेन भारत में कब और किसके द्वारा चलाई गई। आप जानते हैं 1853 में बंबई में जो है बंबई से थाड़े के बीच में पहली ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी इसमें गवर्नर जनरल थे, उनके शासनकाल में पहली ट्रेन चलाई गई। रेल परिवहन 18 जोन में बटा हुआ है। पूरे देश में 63,974 किलोमीटर रेलवे लाइन अब तक बिछाई जा चुकी है। स्थल परिवहन की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें एक जो है महत्वपूर्ण पहलू आता है पाइपलाइन। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है कि पाइपलाइन के माध्यम से जिस तरह का व्यापार, जिस तरह की वस्तु को हम एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास करते हैं वो अन्य साधनों से उसको ले जाना संभव नहीं होता है, क्योंकि पाइपलाइन के माध्यम से हम जो लिक्विड पदार्थ होते हैं जैसे तेल हो गया आपका ऑयल, तेल को जो है पाइपलाइन के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह पर आसानी से पहुंचा देते हैं। और जैसे गैस, एलपीजी गैस वगैरह हुआ, ये हम पाइपलाइन के माध्यम से ही दूसरे जगह भेज पाते हैं। ये तमाम जो है भारत में पाइपलाइन के माध्यम से जो बने हुए हैं सिस्टम, गुवाहाटी, बरौनी, प्रयागराज, कानपुर एक पाइपलाइन ये है, ये तेल की पाइपलाइन है। बरौनी, राजगंज, हल्दिया ये भी एक पाइपलाइन है जो कि तेल की है। इसी तरह से ये सब भी जो है तेल की पाइपलाइनें हैं जिनके माध्यम से भारत में व्यापार किया जाता है। गुजरात में देखिए सलाया, विरमगांव, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, जालंधर ये बहुत बड़ी जो है पाइपलाइन है। और गैस पाइपलाइन जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत में, हजीरा से जगदीशपुर, ये हजीरा जो है गुजरात में पड़ता है, जगदीशपुर आपका उत्तर प्रदेश, सुल्तानपुर जो जिला है उस जिले में जगदीशपुर है। कहने का मतलब आप समझ सकते हैं वहां गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक एक गैस की पाइपलाइन आई हुई है। अब स्थल परिवहन के बाद जल परिवहन के बारे में हम चर्चा करेंगे। जल परिवहन एक बड़ा सुलभ और सस्ता माध्यम है, व्यापार का एक सरल और सस्ता माध्यम है। अब स्थल परिवहन के बाद जल परिवहन। जल परिवहन में आप देखेंगे जल परिवहन को हम दो भागों में बांटेंगे। जल परिवहन में एक जो है आंतरिक जल परिवहन होता है, एक बाह्य जल परिवहन होता है। तो आंतरिक में क्या आएगा? आंतरिक में जो है जो देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, देश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं और जो नहरें हैं, उन नहरों और नदियों के माध्यम से जल परिवहन के माध्यम से व्यापार किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक राज्य से दूसरे राज्यों के बीच में या एक राज्य में ही एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच में जो वस्तुएं भेजी जाती हैं, जो सामान भेजे जाते हैं जल परिवहन के माध्यम से, वो मैंने पहले ही आपको बताया सस्ता और सुलभ पड़ता है। एक लाइन है हल्दिया इलाहाबाद, ये है गंगा नदी में बना है। कितना किलोमीटर का है ये रूट? 1620 किलोमीटर का है। हल्दिया कहने का तात्पर्य है कि हल्दिया जो है पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता से लेकर के इलाहाबाद तक गंगा नदी के बीच में ये 1620 किलोमीटर का रूट बनाया गया है। इससे जो है वहां से सामान यहाँ और यहाँ से सामान वहां भेजा जाता है। दूसरा जो है सदिया धुबरी, ये एक लाइन है जल परिवहन की। ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। और कितने किलोमीटर का है? 891 किलोमीटर का। केरल में कोट्टापुरम से कोम्मान तक एक जल परिवहन एक लाइन ये बनाई गई है 205 किलोमीटर। और इसकी जो विशेषता है ये नदी में नहीं है बल्कि इसमें है नहर से। नहर के माध्यम से केरल में जो है कोट्टापुरम से कोम्मान तक 205 किलोमीटर का यह रूट बनाया गया है। और देश का 95% व्यापार समुद्रों के द्वारा होता है। भारत का विदेशी व्यापार भारतीय तटों पर स्थित बंदरगाहों से किया जाता है। अब हम बात करेंगे ये आंतरिक जो हमारे देश के जो अंदर की जो बात थी जल परिवहन की, हम उसकी चर्चा कर रहे थे।
देश के बाहर, एक देश से, हमारे भारत देश से दूसरे देशों को जब व्यापार किया जाता है, और आप देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है, 95% व्यापार ये किया जाता है इसी माध्यम से, जल परिवहन के माध्यम से। तो जब हम अपने देश से जब वस्तुएं दूसरे देश को भेजते हैं, आप जानते हैं समुद्री जहाज के माध्यम से वो भेजा जाता है, समुद्री जहाज के माध्यम से भेजा जाता है। और समुद्री जहाज जैसे ट्रेन के लिए जो है स्टेशन बनता है, हवाई जहाज के लिए हवाई अड्डा होता है, ऐसे ही समुद्री जहाज समुद्र के किनारे जहां पर आकर रुकते हैं, जहां से सामान लादा और उतारा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, समुद्री पत्तन या बंदरगाह, पत्तन या बंदरगाह। ये बंदरगाह प्राचीन काल से हमारे भारत में, प्राचीन काल में इसका साक्ष्य मिलता है। गुजरात में एक स्थान है लोथल, आप देखेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही ये बंदरगाहों का जो साक्ष्य है ये भारत में हमको दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य मेरे ये है ना कि जो व्यापार है, ये व्यापार कोई आज नई व्यवस्था नहीं है, व्यापार प्राचीन काल से ही होता रहा है, और समुद्री माध्यम से, समुद्र के माध्यम से। ये जो बंदरगाह हैं, पश्चिमी तट और पूर्वी तट, आप एक बात और ध्यान रखिए, ये जो बंदरगाह है पश्चिमी तट और पूर्वी तट, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन मैं देखा हूं हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न में और या अतलगोत्री प्रश्न में ये प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं यहां से, बंदरगाहों से। इसमें देखिए पश्चिमी तट पर कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह स्थित हैं, कांडला है आपका, मुंबई है, मरमागोवा है, न्यू मंगलोर। ठीक, जो प्रश्न पूछता है ऐसे पूछता है, पश्चिमी तट पर निम्नलिखित में से पश्चिमी तट पर कौन से बंदरगाह स्थित हैं, उसमें मान लीजिए 3 ठो दे दिया इसमें से, और एक दे दिया इसमें, मुंबई दे दिया। अगर आपको जानकारी रहेगी कि पश्चिमी तट पर कौन बंदरगाह है, तो आप उस प्रश्न को सही तरह से हल कर पाएंगे, इसलिए ध्यान दीजिएगा। पूर्वी तट पर कौन कौन से बंदरगाह स्थित हैं, तूतीकोरन है, चेन्नई है, विशाखापत्तनम है, पारादीप, कोलकाता, हल्दिया। इसमें एक और जो फैक्ट आता है कि भारत में जो समुद्र तटीय क्षेत्रों की जो सीमा है, भारत में समुद्र तटीय जो क्षेत्रों की कुल सीमा है वो आता है 7516.6 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, जिसमें 12 बड़े और 181 छोटे बंदरगाह स्थित हैं। कहने का तात्पर्य है ये जो पूरी इतनी सीमा है ये क्या है, समुद्र तटीय भाग है पूरे, और इसमें 12 बड़े बंदरगाह और 181 छोटे बंदरगाह आते हैं। कहने का मतलब जो पूरा भारत का जो व्यापार है, जो कि आपका जल परिवहन के माध्यम से व्यापार किया जाता है, वो प्रमुख रूप से इन 12 बड़े बंदरगाह और 181 छोटे बंदरगाहों के माध्यम से संचालित किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, हम चर्चा करते हैं आपसे वायु परिवहन। वायु परिवहन को भी जो है हम 2 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण 1953 में किया गया। वायु परिवहन में भी जो है एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, यानी इसको हम कह सकते हैं एक घरेलू हवाई अड्डा, ये बाह्य हो जाएगा, ये आंतरिक हो जाएगा, जैसे आपने जल परिवहन के समय देखा था। तो आंतरिक वाले को पहले हम चर्चा करते हैं, घरेलू हवाई अड्डा या आंतरिक वायु परिवहन। इसका आशय यह हो जाता है जब हम अपने देश के अंदर ही, देश की सीमा के भीतर ही, जब हम एक जगह से दूसरे स्थान पर हवाई सेवा के माध्यम से जब यात्रा करते हैं या सामान वस्तुएं जब भेजा जाता है, उसको हम कहेंगे घरेलू हवाई सेवा या आंतरिक हवाई सेवा। दूसरे में आता है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहने का आशय यह है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा या अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा, जब हम अपने देश से किसी अन्य देश को, किसी दूसरे देश में हम जाते हैं, चाहे वस्तुओं को ले जाने की बात हो, चाहे व्यक्तियों के जाने की बात हो, तो उसको हम उस सेवा को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा,
अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा का नाम देते हैं। उसके बाद ये आप देख लिए कि जो हमारा परिवहन है, परिवहन 3 भागों में बटा हुआ था, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि मैक्सिमम जो भारत का अधिकतम जो व्यापार किया जाता है वो जल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। जल परिवहन में भी किसमें, जो बाह्य जल परिवहन है, जो समुद्र के माध्यम से, बंदरगाहों के माध्यम से किया जाता है वो सबसे अधिक। और आप भी अभी हमने आपको बताया ही कि जो स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन में जो रेल परिवहन है, रेल परिवहन भी काफी सस्ता और सुलभ जो है साधन माना जाता है भारत के दृष्टिकोण से। अंत में संचार सेवाओं की हम बात करेंगे। जिस तरह से भारत के व्यापार को गति देने में, बढ़ाने में परिवहन की मुख्य सहभागिता है, उसी तरह से संचार सेवा के माध्यम से भी, जो संचार सेवाएं भारत में उपलब्ध हैं उनके माध्यम से भी भारत का व्यापार दिन दूनी रात चौगुनी आगे बढ़ रहा है। संचार के साधन भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक व्यक्तिगत संचार साधन होता है और दूसरा जन संचार। व्यक्तिगत संचार में क्या क्या आता है? पत्र है, तार है, फोन है, ईमेल है। इन सब के माध्यम से भी जो है हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है, उसमें गति मिलती है। दूसरा है जन संचार, जिसमें पत्रिकाएं हैं, अखबार, प्रेस, सिनेमा और दूरदर्शन, कहीं न कहीं चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, ये सारे जो तत्व हैं जनसंचार के, इनकी सहभागिता राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति देने में कहीं न कहीं जरूर शामिल रहती है। ये आपका जो पूरा टॉपिक था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, इसको अभी हम सभी ने विस्तार रूप से इस पर चर्चा किया। आप घर पर जो है, आज हमने आपको क्या क्या बताया, हम आपसे आज क्या क्या हमारी आपकी चर्चा हुई, इस पर एक जो है संक्षिप्त रूप से हम लोग फिर से जो है उस पर ध्यान दे लेते हैं। टॉपिक हमारा था राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। हमने इसमें पहले आपको बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में, गति देने में, उस देश की जो परिवहन जो सेवाएं हैं, परिवहन क्या है? एक सेवा, वो चाहे रेल परिवहन हो, चाहे वायु परिवहन हो, चाहे स्थल परिवहन हो, उसमें सड़क वगैरह सब आ जाएगा, वो सब क्या है? सेवा देते हैं। परिवहन क्या है? एक सेवा है। उसमें हमने आपसे चर्चा किया स्थल परिवहन के बारे में। स्थल में प्रमुख रूप से हमने जो चर्चा किया वो है सड़क। सड़कों में भी मैंने आपको 6 तरह की सड़कों के बारे में चर्चा किया, जिसमें एक जो है जो महाराजमार्ग की बात हमने किया, 4 बड़े महानगरों को एक सूत्र में पिरोता है। उसके बाद आपका जो है नेशनल हाईवे आता है, जो राज्य की जो प्रमुख सड़कें होती हैं उसको नेशनल हाईवे कहा जाता है। उनका जाल पूरे भारत में बिछा हुआ है। उसके बाद जो जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनका भी अहम योगदान होता है किसी देश की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में। उसके बाद हमने देखा कि गैस पाइपलाइन और जो तेल की जो पाइपलाइनें हैं उनके माध्यम से भी व्यापार को गति मिलती है। हमने आपको गैस पाइपलाइन के बारे में ये बताया कि जो कि गुजरात से हजीरा, गुजरात में एक स्थान है हजीरा, और हजीरा से एक पाइपलाइन चलते हुए आई है कहां तक? उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में एक स्थान है जगदीशपुर, वहां तक वो पाइपलाइन आई है। एक भारत में जो है एक ब्रांडेड यूरिया खाद बनती है जिसका नाम है शक्तिमान, जानते होंगे आप लोग, घर वगैरह में आता होगा, पिताजी लाते होंगे। वो जो शक्तिमान खाद की जो फैक्ट्री है वो भी जो है कहां पर है? उसी सुल्तानपुर जिले के जगदीशपुर में। ये भी आप ध्यान रखिए। उसके बाद जो है हमने चर्चा किया जल परिवहन के बारे में। जल परिवहन को भी मैंने बताया, उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक आंतरिक जल परिवहन और एक बाह्य जल परिवहन। आंतरिक में मैंने आपको बताया कि जब देश के सीमा के अंदर जो जल परिवहन के माध्यम से माल की ढुलाई, सामान की ढुलाई की जाती है, वो नदियों और नहरों के माध्यम से,
वो जो रूट बनाया गया है जल परिवहन में आंतरिक वाले में, वो नदियों और नहरों के माध्यम से व्यापार किया जाता है। और जो बाह्य जल परिवहन की हमने चर्चा किया, वो समुद्र मार्ग से समुद्री जहाज के माध्यम से वस्तुओं को अपने देश के बाहर अन्य देशों तक जो ले जाने का कार्य किया जाता है, वो बाह्य जल परिवहन के माध्यम से किया जाता है। और सबसे सस्ता जो व्यापार का तरीका है, जो परिवहन जो साधन है, वो सबसे सस्ता यही पड़ता है जो समुद्र मार्ग से समुद्री जहाजों के माध्यम से हम व्यापार करते हैं। वो हमारे लिए जो है काफी सस्ता और सुलभ पड़ता है। जल परिवहन के बाद हमने बात किया वायु परिवहन की। वायु परिवहन के बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा किया कि घरेलू उड़ान जो होती है और जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होती है। आपके यहीं पास में वाराणसी जिला है, वाराणसी जिले में बाबतपुर हवाई अड्डा है। ये पहले जो है केवल घरेलू सेवाएं देता था, केवल यहाँ से घरेलू वायुयान ही जाते थे। कहने का मतलब दिल्ली जाना हो, मुंबई जाना हो, कोलकाता जाना हो, इसी तरह की सेवा बाबतपुर में हमको प्राप्त हो पाती थी। लेकिन कुछ समय पहले ही इस प्रदेश की सरकार ने जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा प्रदान कर दिया है। और अब यहाँ से बाबतपुर जो वाराणसी क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से आप दूसरे देशों को भी उड़ान भर सकते हैं, हवाई सेवा ले सकते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया वायु परिवहन के बाद भी जो है इन तीनों परिवहन जो स्थल, वायु, जल मार्ग के माध्यम से जो व्यापार किया जाता है, इसके अलावा भी एक मैंने आपको बताया संचार सेवा भी कहीं न कहीं जो है व्यापार को बढ़ाने में मदद करता है। अंत में आपको मैं गृह कार्य के लिए बता दूं कि घर पर आप कर सकते हैं। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं ये आप देख लीजिएगा। भारत में व्यापार किस माध्यम से सबसे अधिक होता है, उसके बाद भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं, जो मैंने आपको बताया था पूर्वी और पश्चिमी बंदरगाहों की चर्चा किया था, वो आप देख लीजिएगा। रेल परिवहन कितने जोन में बांटा गया है, ये आप जाकर के ध्यान से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। धन्यवाद।